So hey guys, welcome back to my channel HK Official and yes on your demand यूनिट 5 एंड 6 का भी मैं जो है ना PYQs लेके आ गई हूँ आपके साथ। यूनिट 3 एंड 4 आपने काफी ज्यादा पसंद किया एंड काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने मास्टर सॉल्यूशंस भी लिए। इफ अगर आपने अभी तक नहीं लिया होगा तो आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो एंड या सेपरेट प्राइवेट टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है IoT मास्टर सॉल्यूशंस के लिए एंड यस डेफिनेटली उसको प्रिपेयर भी कर सकते हो। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट यूनिट 5 एंड 6 एंड अगेन लास्ट वीडियो की तरह इसमें भी मैं आपको 2025 के PYQs एक्सप्लेन करूंगी। विल डिस्कस कि आपको क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करना है एंड हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस को समझना है क्योंकि काफी क्वेश्चंस आपको सिमिलर लगेंगे IoT में, लेकिन हाँ उनका जो एक्सपेक्टेशन होता है आंसर का वो डिफरेंट होता है। तो काफी सारी चीजें हमने यूनिट 3 और 4 में समझ ली एंड नाउ इज द टाइम फॉर यूनिट 5 एंड 6। अब आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं यहाँ पर जो है 2025 के PYQ समझ लोगे एंड जिस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को खुद से भी समझना है ये मैं आपको बता दूंगी। एंड इसी तरीके से जैसे मास्टर सोल्यूशन में 2025, 24, 23 एंड 22 ये 4 साल के पेपर्स के जो है सोल्यूशन है, तो आप जाके उनको रीड आउट कर सकते हो। यही सेम PDF है एंड यूनिट वाइज सेपरेट PDFs हैं, तो आपको बहुत इजीली सारी चीजें जो है मिल जाएंगी। कहीं और जाके GPT एंड ऑल करने की आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि अगेन GPT आपको डायग्राम्स नहीं देगा। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि आपको IoT में काफी ज्यादा डायग्राम्स बनाने की जरूरत है। तो आई विल हेल्प यू आउट कि आपको कैसे चीजों को लेके चलना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से जो यूनिट 5 का आपको पूछा गया था, विच इज डिजाइन अ Django बेस्ड रेस्टफुल API फॉर एन IoT सिस्टम। अब ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि भाई हमें API डिजाइन करनी है या क्या। काफी इजी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसमें बस एक फ्लो चार्ट बनाना है Django कैसे काम करता है आपका REST API के साथ एंड अगेन आपको बस इसके मतलब जो भी मैं आपको इसमें आंसर्स में बताऊंगी आर्किटेक्चर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कंपोनेंट्स एंड ऑल, बस ये करके आपको आंसर अपना कंप्लीट करना है। लेट्स स्टार्ट विद द थिंग व्हाट इज द Django बेस्ड रेस्टफुल API। तो देखो यहाँ पर जो है ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि इसका पर्पस क्या है एग्जैक्टली। Django बेस्ड रेस्टफुल API IoT में कहाँ पर यूज होता है। तो ये जो है ना Django बेस्ड रेस्टफुल API इज यूज्ड इन IoT सिस्टम्स टू अनेबल कम्युनिकेशन, है ना। दो IoT डिवाइसेस या दो IoT सर्वर्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए जो यूज होता है वो है आपका Django बेस्ड रेस्टफुल API। तो कम्युनिकेशन ये वर्ड आपको याद रखना है अगर Django आता है तो, ठीक है। अब हाँ ये भी जो होता है बट यूजिंग द HTTP मेथड्स, हमने HTTP प्रोटोकॉल के बारे में काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको बस इतना ही समझना है कि जो HTTP मेथड का यूज करके दो IoT डिवाइसेस या सेंसर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके बीच में जो है कम्युनिकेशन अनेबल करने का काम आपका Django बेस्ड रेस्टफुल API कर रहा होता है। क्लियर। अब ये जो API है ये आपके IoT डिवाइसेस को अलाउ करता है टू सेंड सेंसर डेटा, है ना, रिसीव कमांड्स एंड मैनेज डिवाइसेस रिमोटली इन द स्टैंडर्डाइज्ड वे, है ना। तो कौन सी तीन चीजें API ये आपको प्रोवाइड करता है, आप जो आपके डिवाइसेस है IoT डिवाइसेस हैं वो सेंसर डेटा सेंड कर पाए, कंट्रोल कमांड्स रिसीव कर पाए और डिवाइसेस को रिमोटली मैनेज कर पाए, है ना। तो ये जो सारा कम्युनिकेशन है ये आपके एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट के अंदर होता है जो कि जेसन का यूज करके होता है। क्लियर। ये आप याद रख सकते हो, स्टैंडर्डाइज्ड वे यानी कि जेसन का यूज हम यहाँ पे कर रहे होते हैं। अब इस Django रेस्ट फ्रेमवर्क का यहाँ पर हम यूज करते हैं बिकॉज वो सिक्योर है, स्केलेबल है एंड इजी टू इंटीग्रेट है। तो यहाँ पर आपको जो चीजें याद रखनी है, जो कीवर्ड्स याद रखने हैं, वो तो एक ये कम्युनिकेशन याद रखना है आपके IoT डिवाइसेस और सर्वर्स के बीच में। सेकेंड आपको HTTP मेथड्स के अंदर ही इसको यूज करना है, ये याद रखना है। थर्डली आपको ये याद रखना है कि ये सिक्योर, स्केलेबल और इजी टू इंटीग्रेट होता है एंड यस आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड वे याद रखनी है जैसे कि जेसन। क्लियर है। बस इतने कीवर्ड्स आप याद रख लोगे, आप अच्छा खासा आंसर जो है वो परफेक्ट फ्रेम करके आओगे। अब ये सिस्टम आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है, देखो ये अगेन पूरा Django बेस्ड IoT REST API आर्किटेक्चर है। इसमें आपके पास सबसे पहले IoT डिवाइसेस है। IoT डिवाइसेस यानी कि यहाँ पर आपके सेंसर्स होंगे। ये सेंसर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो डेटा प्रोड्यूस करते हैं। वो डेटा ये लोग क्या करेंगे, डेटा को सेंड करेंगे यूजिंग द HTTP, है ना। HTTP का यूज करके ये डेटा को सेंड करेंगे। अब यहाँ पर है आपका Django REST API, ठीक है, जिसको हम DRF बोलते हैं, वही तो DRF है, दैट इज Django REST
रेस्ट फ्रेमवर्क जो कि हम इसमें यूज कर रहे होते हैं, है ना। अब ये जो Django REST API है, ये इस प्रोसेस को, ये डेटा को प्रोसेस करता है, जो भी रिक्वेस्ट होगी उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। फिर उस डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करता है, जो भी यहाँ पर आया होगा वो इसको यहाँ पे स्टोर कर लेगा। एंड यस, आपके वेब और मोबाइल ऐप में आप क्या कर सकते हो, इसको मॉनिटर कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। बस इतना सा आपका डायग्राम है एंड आपको इसको याद रखना है, कितना ज्यादा सिंपल है। अब ये डायग्राम आपने बना दिया, इसकी छोटी सी वर्किंग आप लिख सकते हो एंड कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। कंपोनेंट्स में कुछ नहीं, जो डायग्राम में आपने लिखे हैं। IoT डिवाइसेस में क्या हो सकता है, सेंसर्स हो सकते हैं, कोई भी टाइप के सेंसर्स हो सकते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। जो डेटा है वो जेसन फॉर्मेट के अंदर आपका सेंड होता है, और जो कम्युनिकेशन होता है वो HTTP और रेस्ट का यूज करके होता है। याद हो गया, यही तो हमने डायग्राम में देखा। बाकी जो Django REST API है, ये हम यूज बिल्ड करते हैं यूजिंग Django प्लस Django REST फ्रेमवर्क, ठीक है। ये क्या है, आपका DRF है, ठीक है। इन दोनों का हम लोग ऐड करके इसको बिल्ड करते हैं। ये क्या हैंडल करता है, सारी प्रोसेसिंग हैंडल करता है। ये सब याद नहीं रह रहा तो सिर्फ प्रोसेसिंग आप यहाँ पर याद रख सकते हो, ठीक है। क्या क्या है फिर भी देख लो, डेटा इंजेशन, ऑथेंटिकेशन, डिवाइस मैनेजमेंट, डेटा रिट्राइवल। तो ये सारी चीजों के अंदर ये यूज होता है, मतलब बैकएंड की तरह हमारा DRF काम करता है, क्लियर। फिर डेटाबेस का काम तो आपको पता ही है, सब डेटा को स्टोर करेगा, डिवाइस डिटेल, सेंसर रीडिंग्स, यूजर क्रेडेंशियल्स। तो ये सारी चीजें जो है हमारी डेटाबेस में स्टोर होती है। अब आप बोलोगे डेटाबेस में स्टोर करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें एक परसिस्टेंट स्टोरेज चाहिए, ताकि हम हिस्ट्री ट्रैक कर पाए एंड हमेशा जो हमारा डेटाबेस है वो सेम डेटा को शेयर कर रहा हो, क्लियर। देन हमारे पास क्लाइंट एप्लीकेशंस में वेब डैशबोर्ड्स आ सकते हैं, मोबाइल एप्स आ सकते हैं, जिसको हम बेसिकली मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। तो आई होप इतनी तो वर्किंग आपको समझ में आ गई है एंड लर्न भी हो गया है कि अगर Django बेस्ड रेस्टफुल API के बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको कौन से कीवर्ड्स याद रखने हैं और कैसे आर्किटेक्चर को बना के कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है। क्या ये बात आप भूलोगे, नहीं भूलोगे, अगर ध्यान से सुन रहे होगे तो इतना आपको याद हो गया होगा। सेकेंडली, अब यहाँ पर आपको कुछ रेस्टफुल API डिजाइन के ये लिखने होंगे। अगर आपको याद रहते हैं तो आपको जस्ट ये HTTP मेथड्स को यहाँ पे जो है लिखना है। ये क्या है, रेस्टफुल API डिजाइन के लिए ये API एंड पॉइंट्स है अगेन, ठीक है। यहाँ पर आपके पास HTTP मेथड है। अब आपको पता है पोस्ट का मतलब क्या होता है, गेट का मतलब क्या होता है, पुट और डिलीट का मतलब क्या होता है। अब ये एंड पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन आगे लिखा है। तो सबसे पहली बात, अगर हमें कोई IoT डिवाइस को रजिस्टर करवाना है तो हम पोस्ट HTTP मेथड का यूज करते हैं, जिसमें /API/devices/register के अंदर जाके आपका डिवाइस रजिस्टर होता है, क्लियर। अब उसके बाद पोस्ट का और एक यूज है, जिसमें हम डेटा, सेंसर डेटा को सेंड करने के लिए पोस्ट का यूज करते हैं। तो /API/data के अंदर जाके ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हमें सेंसर डेटा को फेच करना है, तो अगर फेच करना है तो हमेशा फेच के लिए आपका गेट मेथड यूज होता है। गेट के लिए आप यही लिखोगे, सेम API और डेटा, जस्ट यहाँ पर आप डिवाइस ID एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे, जिसके वजह से आपको पता चलेगा कौन से डिवाइस का डेटा आपको फेच करना है, क्लियर। फिर आपके पास पुट है। पुट मेथड में क्या होता है, API/devices/simple ID, है ना। यहाँ पर आप क्या करते हो, आप डिवाइस की इन्फो अपडेट कर रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद डिलीट तो आपको पता ही है, तो सिंपली ऐसा ही आपका आएगा, इसका एग्जैक्टली ये दोनों का सेम एंड पॉइंट है एंड इससे आपका जो डिवाइस है वो रिमूव हो जाता है। तो ये अगर आप मेथड्स याद रख लेते हो तो अगेन ये वाला पोर्शन आपके फुल मार्क्स गारंटी कर सकता है। अगेन आपको एंड पॉइंट याद नहीं रहते तो प्लीज आप ये HTTP मेथड और डिस्क्रिप्शन तो याद रख ही सकते हो, ओके। अब हमें देखो, अब हमें जो क्वेश्चन है वो अगेन कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, देखो हमारा जो क्वेश्चन है इट इज अराउंड 8 मार्क्स, ठीक है। तो हमें 8 मार्क्स के हिसाब से आंसर देना होगा। तो इसीलिए मैंने काफी चीजें आपको बताई। अभी पहले हमने इंट्रो में देखा क्या Django बेस्ड रेस्टफुल API हम क्यों यूज करते हैं, क्यों मतलब इस DRF का यूज किया जाता है, काफी कॉमनली यूज है, क्यों है एग्जैक्टली सारी चीजें समझी, आर्किटेक्चर देखा, कंपोनेंट्स देखे उसके, फिर आप वर्किंग भी लिख सकते हो अपने एंड में, फिर जाके रेस्टफुल API डिजाइन देखा। तो आपके यहाँ तक अराउंड 6-7 मार्क्स तो बन ही गए। अब यहाँ पर देख लो, सैंपल जेसन डेटा आप ये दिखा सकते हो, क्योंकि जेसन का फॉर्मेट यूज हुआ है, जेसन आपको बहुत अच्छे से पता है। तो एक सेंसर डेटा का एग्जांपल यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि ये डिवाइस ID है, ये टेम्परेचर है उसका, ये ह्यूमिडिटी है, ये टाइम स्टैम्प है। अब ये जेसन फॉर्मेट है, इसको आप बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो देखो ये आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स लिख सकते हो, जिससे आपके मार्क्स जो है वो बढ़ते रहते हैं। अब यहाँ पर ये फ्लो आप दिखा सकते हो कि ये जो रेस्ट API है ये कौन सा फ्लो फॉलो करता है, तो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फ्लो वाला मतलब ना फॉलो करता है। तो देखो बहुत सिंपल है,
सबसे पहले आपके पास क्या है, आईओटी डिवाइस है, मतलब आईओटी डिवाइस से आपके पास क्या हो गया, अपने एचटीटीपी पोस्ट से अपना जो डेटा है वो आपने लिया। उसके बाद यहाँ पर जो राउटर है उसने क्या किया, राउटर ने यूआरएल सिलेक्ट किया, ठीक है, जैंगो यूआरएल राउटर ने क्या किया, एक यूआरएल सिलेक्ट किया। उसके बाद व्यू, व्यू में क्या हो रहा है, व्यू में आपकी जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस हो रही है। फिर जो सीरियलाइजर है वो उस डेटा को वैलिडेट कर रहा है और डेटाबेस के अंदर आपका डेटा जाके स्टोर हो रहा है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इजी सा आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फ्लो है, आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो, ठीक है। फिर सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स की भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अगर हमें अपने आईओटी कम्युनिकेशन को सिक्योर करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन का यूज करना पड़ेगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JWT का यहाँ पर यूज करते हैं। फिर HTTPS कम्युनिकेशन का हम यूज कर सकते हैं, डिवाइस स्पेसिफिक API कीज का यूज कर सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल यूजिंग परमिशंस का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन याद नहीं भी रहता है, आपको HTTP कम्युनिकेशन याद रहेगा, हर एक डिवाइस की स्पेसिफिक API की होती है ये याद रहेगा, एक्सेस कंट्रोल आप कर सकते हो, परमिशंस लगा सकते हो, तो इससे भी आपकी सिक्योरिटी मेंटेन रहती है। तो ये तीन चीजें आप यहाँ पर याद रख सकते हो, सही है बात। अब ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म का पॉइंट भी आपका बन गया। फिर एट लास्ट आप आके एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस बता सकते हो। तो एडवांटेजेस में क्या है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ना, इजी इंटीग्रेशन है आपके वेब और मोबाइल एप्स में, जो कि आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्केलेबल है, मॉड्यूलर है, आपके वेब प्रोटोकॉल्स का काफी यूज करता है, सिक्योर भी है और रिलायबल भी है। सही बात है, ये एडवांटेजेस में आप लिख दोगे। एप्लीकेशन ये भाई कहाँ कहाँ यूज होता है, तो स्मार्ट होम मॉनिटरिंग में यूज होता है, स्मार्ट एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल आईओटी में, हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम में, तो ये सारे आप यहाँ पर याद रख सकते हो। एंड दैट्स इट, आपको इतना ही लिखना है। एट लास्ट आप कंक्लूड कर सकते हो कि जो जैंगो बेस्ड रेस्टफुल एपीआई है ये रोबस्ट और स्केलेबल बैकएंड प्रोवाइड करता है आईओटी सिस्टम्स के लिए, यूजिंग रेस्ट प्रिंसिपल्स एंड जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। बस इतना याद रखो कि इसके अंदर जो है ना जैंगो और रेस्ट का कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसकी वजह से इसकी जो पावर है वो काफी बढ़ गई है एंड ये काफी सिक्योर बैकएंड जो है माना जाता है, ठीक है। IoT devices can securely communicate, store data and enable real-time monitoring and control efficiency। तो क्या ये इतनी चीज आप याद रख सकते हो। देखो पूरा 8 मार्क का क्वेश्चन आपका यहाँ पे प्रिपेयर हुआ है एंड काफी पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन की इस ईयर भी आने की, तो प्लीज इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। मैंने आपको सारा फ्लो बताया है, सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करे हैं, ठीक है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया था एंड 10 मार्क्स के लिए आया था, वो क्या है, डिजाइन अ क्लाउड स्टोरेज मॉडल फॉर अ फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम, discuss the data synchronization, real-time data processing, and backup strategies to ensure seamless access to vehicle telemetry and operational data from multiple locations। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो मेन चीज है वो है फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपको फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पता होगा तो आप इस आंसर को बहुत अच्छे से फ्रेम कर पाओगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं कर इसके बारे में लिख पाओगे। देखो फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, पहले इसको समझो। ये एक ग्रुप ऑफ व्हीकल्स को मैनेज करने वाला सिस्टम है, ग्रुप ऑफ व्हीकल्स को मैनेज करने वाला सिस्टम है, जैसे कि बसेस हो गए, ट्रक्स हो गए, या फिर आप ऐसे समझ लो मतलब काफी सारे डिलीवरी व्हीकल्स हो गए। ये सारे क्या करते हैं ना, क्लाउड स्टोरेज का यूज करते हैं। क्लाउड स्टोरेज का यूज करते हैं, क्यों भाई यूज करते हैं, ताकि वो कलेक्ट कर पाए, स्टोर कर पाए, प्रोसेस कर पाए और एक्सेस कर पाए हमारे जो मतलब बेसिक व्हीकल है ना उसकी डिटेल्स को। अब उसमें कौन सी टाइप की डिटेल्स हो सकती है भाई, तो उस क्लाउड स्टोरेज के अंदर आपका डेटा हो सकता है, जैसे जीपीएस का लोकेशन हो गया, स्पीड हो गई, फ्यूल यूजेज हो गई एंड इंजन हेल्थ हो गई, ये सारी चीजें, ये सारा डेटा उस क्लाउड में स्टोर होता है एंड उसमें मल्टीपल ग्रुप ऑफ व्हीकल्स का डेटा स्टोर होता है। दैट काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब ये जो क्लाउड स्टोरेज है ना ये इंश्योर करता है रियल टाइम एक्सेस, है ना, हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन, तो आप इसको कहीं से भी जो है एक्सेस कर पाते हो, तो ये काफी ज्यादा रिलायबल सिस्टम है। ओके अब देखो आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में, डिजाइन करो एक क्लाउड स्टोरेज मॉडल जिसमें आप इस सिस्टम को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो, ठीक है। ओके उसके बाद आपको डिस्कस करना है डेटा सिंक्रोनाइजेशन के बारे में, उसमें रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, बैकअप स्ट्रेटेजीज क्या है टू इंश्योर सीमलेस एक्सेस टू व्हीकल टेलीमेट्री एंड ऑपरेशनल डेटा फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस। तो बेसिकली पहले आपको क्लाउड स्टोरेज मॉडल डिजाइन करना है, उसके बाद ये एक एक पॉइंट्स के बारे में लिखना है कि एग्जैक्टली फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम में ये कैसे इंश्योर होगा, ठीक है।
काफी इजीली हमने क्वेश्चंस को समझ लिया। अब देखो यहाँ पर ये आर्किटेक्चर आप ऐसे ड्रॉ करोगे, देखो काफी सिंपल, आपको जो याद रहता है, क्योंकि अभी ये लास्ट ईयर फ्लीट मैनेजमेंट के ऊपर आया है, हो सकता है इस बार कोई और सिस्टम के बारे में पूछे, तो प्लीज आपको ये बात ध्यान में रखना है कि पहले तो आपका वो सोर्स आएगा जहां से आपका जो है ना डेटा आएगा, है ना। तो पहले तो भाई व्हीकल्स आएंगे ना, व्हीकल्स का डेटा होगा। तो बेसिकली सबसे पहले आपके ये जीपीएस, सेंसर्स, ईसीयू, ये सारी जो चीजें हैं जो व्हीकल्स के अंदर हम लोग सिचुएट करते हैं, वहां से आपका डेटा जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका डेटा जो है वो जनरेट होगा, ठीक है, ये बात आपने याद रख ली। उसके बाद क्या होगा, आपका जो डेटा है वो सेंड होता है एमक्यूटीटी सर्वर से, ठीक है, एमक्यूटीटी या फिर एचटीटीपी, ताकि आप जो है आगे बढ़ पाओ। तो ये डेटा आपका इससे सेंड हो गया। उसके बाद ये फॉरवर्ड हुआ आईओटी गेटवे के अंदर। तो ये गेटवे क्या करेगा, कुछ नहीं, सिंपल से इनके काम याद रखो। अब ये गेटवे इस डेटा को आगे फॉरवर्ड करेगा क्लाउड में, ठीक है। तो गेटवे क्या करेगा, डेटा को क्लाउड में फॉरवर्ड करेगा। अब यहाँ पर जो है क्लाउड इंजेक्शन लेयर है, क्लाउड इंजेक्शन लेयर के अंदर आप एपीआई, मैसेज ब्रोकर का यूज कर सकते हो, लेकिन बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर आपका जो डेटा है वो क्लाउड के अंदर स्टोर होगा, और उसके बाद क्लाउड में स्टोर होने के बाद वो प्रोसेस होगा। प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर रियल टाइम प्रोसेसिंग लेयर होगी, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर स्ट्रीम एनालिटिक्स सारी चीजें हो रही होंगी उस पर्टिकुलर डेटा से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली, डेटा जनरेट हुआ, डेटा आपका टेलीमेट्री डेटा जो है वो सेंड हुआ एमक्यूटीटी या फिर एचटीटीपी सर्वर से। उसके बाद वो गेटवे में गया, गेटवे ने कुछ नहीं करा, डेटा को जो है क्लाउड में भेजा, और फिर क्लाउड में भेजने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर आपका डेटा स्टोर हुआ। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग हुई, डेटा की प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर आके आपका जो डेटा है फाइनली स्टोर हो गया। तो ये है क्लाउड स्टोरेज लेयर, जिसमें आप टाइम सीरीज डेटाबेस, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, रिलेशनल डेटाबेस का यूज कर रहे होते हो। तो यहाँ पर क्या किया, बस इतने लेयर में आप इतना याद रख सकते हो कि क्लाउड में डेटा सेंड हुआ, प्रोसेस हुआ एंड स्टोर हुआ। फाइन, सो ये है आपके क्लाउड स्टोरेज लेयर की बात। एंड एट लास्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे विजुअलाइज करना है डेटा को। तो वेब और मोबाइल डैशबोर्ड्स में यहाँ पर हमने दे दिया, एंड ये होता है फ्लीट मैनेजर्स के पास। तो अब जो फ्लीट मैनेजर्स हैं वो उस डेटा को व्यू कर सकते हैं ऑन द डैशबोर्ड्स। फाइन, सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। एंड या एग्जैक्टली बहुत ज्यादा सिंपल था, जस्ट आपको एक फ्लो दिखाना है कि आपका डेटा कहाँ से कहाँ कैसे मूव हो रहा है। तो पहले तो डेटा जनरेट होगा व्हीकल से, फिर गेटवे में जाएगा, गेटवे क्या करेगा, पास करेगा उसको क्लाउड में, क्लाउड में इंजेक्ट होने के बाद फिर प्रोसेसिंग होगी। यहाँ पर क्या होगा, एक एक डेटा थोड़ी जा रहा है प्रोसेस होने, पहले यहाँ पर पूरा उस मतलब जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ डेटा है वो ग्रुप होगा, उसके बाद प्रोसेसिंग में जाएगा, फिर वो जाके एट लास्ट प्रोसेस्ड डेटा स्टोर होगा, एंड फिर आपके जो डेटा है उसमें डेटाबेस है, आई मीन उसमें दिखा रहा जाएगा किसको, फ्लीट मैनेजर्स को। तो बस आपको ये दिखाना है यहाँ पर बना के, एंड दैट इज योर क्लाउड बेस्ड फ्लीट मैनेजमेंट मॉडल। फाइन, अब डेटा सिंक्रोनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर देखो जैसे क्वेश्चन में पूछा है बस वैसे ही आपको आंसर देना है। हमने इतने पार्ट का जो आंसर है वो दे दिया है, ठीक है, इतने पार्ट का आंसर दे दिया है। अब डिस्कस द डेटा सिंक्रोनाइजेशन। तो डेटा सिंक्रोनाइजेशन क्या है, तो डेटा सिंक्रोनाइजेशन मतलब कि हमें इंश्योर करना है कि थ्रू आउट द फ्लो हमारा जो डेटा है वो कंसिस्टेंट रहे, अपडेटेड रहे अक्रॉस ऑल लोकेशंस एंड डिवाइसेस। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात, हम कुछ टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि एज बफरिंग हो गया। एज बफरिंग मतलब जो डेटा है उसको हम टेम्पररीली उस व्हीकल के अंदर ही स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब मतलब नेटवर्क लॉस का कंडीशन है या फिर अभी हम अपलोड नहीं कर सकते करंटली, तो उस केस में हम उन व्हीकल्स के अंदर ही टेम्पररीली डेटा को स्टोर करके रखेंगे, एंड पीरियोडिक सिंक हो जाएगा, मतलब कि डेटा ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा जब कनेक्टिविटी आपकी रिस्टोर हो जाए, ठीक है। फिर टाइम स्टैम्प बेस्ड वर्जनिंग होगी, मतलब जो लेटेस्ट डेटा है वो सिंक्रोनाइज होता है यूजिंग टाइम टैग्स। तो जो लेटेस्ट डेटा है हम उसको टाइम टैग्स से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इवेंट ड्राइवन अपडेट्स होंगे, मतलब जो कोई भी चेंज है वो ट्रिगर होगी एंड ऑन ऑटोमेटिक क्लाउड के अंदर अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी चेंज अगर है तो वो पूरे के पूरे क्लाउड में अपडेट हो जाएगी। इसके वजह से किसी एक जगह पे डेटा अलग, किसी एक जगह पे डेटा अलग, ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड हमारा डेटा सिंक्रोनाइजेशन जो है वो आपका अपडेटेड रहेगा। क्लियर है। इससे बेनिफिट्स ये हैं कि कोई डेटा लॉस नहीं होगा अगर डिस्कनेक्शंस भी हो रहे हैं तो, कंसिस्टेंट फ्लीट डेटा रहेगा सारे रीजन्स में, एंड मोबाइल एंड रिमोट एक्सेस सपोर्ट
सपोर्ट रहेगा। क्लियर है गाइस? तो ये थे डेटा सिंक्रोनाइजेशन का पॉइंट, जो आप खुद से भी अपने मन से बहुत अच्छे से लिख सकते थे। यहाँ पर सिर्फ हमें ये दिखाना है कि अगर नेटवर्क लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे, फिर वापस नेटवर्क कनेक्टिविटी रिस्टोर हो जाए तो क्या करेंगे, अगर लेटेस्ट डेटा अप्रोच करना है तो हम क्या करेंगे, टाइम स्टैम्प लगा देंगे ना कि ये डेटा कब आया है, तो लेटेस्ट टाइम से हमें लेटेस्ट डेटा मिल जाएगा। और अगर कोई भी चेंज हो रहा है डेटाबेस में तो हम उसका ट्रिगर कर देंगे, पूरे क्लाउड में अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ऐसे आपका डेटा सिंक्रोनाइजेशन काम करता है। फिर रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग की बात करें, तो अब रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग क्या होगी, इसके अंदर इट एनेबल्स इंस्टेंट मॉनिटरिंग एंड अलर्ट्स। तो आपके पास दो ही चीज है, मॉनिटरिंग और अलर्ट, ये दो चीजें इंस्टेंट आपकी होनी चाहिए। तो इसका क्या प्रोसेस है, तो पहले तो व्हीकल लाइव डेटा सेंड करेगा क्लाउड को, फिर जो स्ट्रीम के प्रोसेसर्स हैं वो एनालाइज करेंगे स्पीड वायलेशंस, रूट डिविएशंस, इंजन फॉल्ट्स, एंड फिर अलर्ट को इंस्टेंटली जनरेट करेंगे। इस इंस्टेंटली को आपको लिखना बहुत जरूरी है रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग के अंदर। इसके वजह से क्या होगा, लाइव व्हीकल ट्रैकिंग हो सकती है। लेकिन ये कब हो सकती है, इसमें आपको ये पॉइंट मेंशन करना बहुत जरूरी है कि जब आपका व्हीकल लाइव डेटा क्लाउड में शेयर करेगा तभी। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोकेशन ऑफ कर दो, जीपीएस ऑफ कर दो तो आपका व्हीकल ट्रैक ही नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली पहली पॉसिबिलिटी यही है रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग के अंदर कि आपका लाइव डेटा व्हीकल से क्लाउड में जाना चाहिए। ठीक है, फिर प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस पॉसिबल है, ड्राइवर बिहेवियर एनालाइज हम कर सकते हैं, फ्यूल ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारे रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग की। थर्डली क्वेश्चन में मेंशन है क्लाउड स्टोरेज मॉडल कौन सा यूज होता है, तो इसका भी आंसर अभी हमने यहाँ पर दे दिया था। कहाँ पर दे दिया था, यहाँ पे, कि क्लाउड स्टोरेज लेयर में कौन से काइंड ऑफ डेटाबेसेस का यूज होता है। तो देखो ये स्टोरेज डेटाबेसेस है जिनका यूज होता है। तो टाइम सीरीज डेटाबेस का यूज होता है टेलीमेट्री डेटा के लिए, जिसमें स्पीड और जीपीएस काइंड ऑफ डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं। ऑब्जेक्ट स्टोरेज के अंदर लॉग्स, इमेजेस और रिपोर्ट्स को हम लोग स्टोर करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर व्हीकल और ड्राइवर का डेटा हम स्टोर करते हैं। तो टाइम सीरीज डेटाबेस, ऑब्जेक्ट स्टोरेज और रिलेशनल डेटाबेस, ये तीन क्लाउड स्टोरेज मॉडल्स का आप यूज कर सकते हो। फिर आपको क्वेश्चन में मेंशन है बैकअप स्ट्रेटेजीज भी बताओ। तो बैकअप स्ट्रेटेजीज के अंदर हमें बैकअप बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारा जो डेटाबेस है वो इंश्योर रहे कि जो भी लाइक अपडेटेड चीजें हैं फिर भी हमारे पास हिस्ट्री मेंटेन रहे। तो हम उस बैकअप स्ट्रेटेजीज को कैसे इंश्योर करते हैं, तो डेटा, इससे हमारी डेटा रिलायबिलिटी और डिजास्टर रिकवरी हो सकती है। अगर बाद में जाके हमें किसी पास्ट इवेंट के बारे में जानना है तो उसमें भी बैकअप स्ट्रेटेजीज का यूज होता है। तो सबसे पहला है आपका मल्टी रीजनल रेप्लिकेशन। तो इसमें जो डेटा है हम मल्टीपल रीजन्स का कॉपी कर देते हैं, ठीक है। और इसके वजह से जो है ना डेटा लॉस आपका कम होता है ड्यू टू रीजनल फेलियर, क्योंकि हमने एक ही डेटा को रीजनल वाइज डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये पुणे का डेटा, ये मुंबई का डेटा, ये कोलकाता का डेटा, तो ये हमने रीजनल डिवाइड कर दिया है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मुंबई का आपका लॉस हो गया है तो पुणे का भी लॉस हो जाएगा, ऐसी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रेप्लिकेट कर देते हैं जिसकी वजह से डेटा लॉस की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। फिर शेड्यूल्ड बैकअप्स होते हैं कि हम डेली, वीकली स्नैपशॉट्स रखें, हम लोग सारी चीजों को सेपरेटली क्लाउड में स्टोर करके रखें, इससे आपके बैकअप शेड्यूल्ड रहते हैं। इंक्रीमेंटल बैकअप्स रहते हैं, मतलब हम चेंज कर सकते हैं डेटा को जब भी वो बैकअप हो जाए, है ना, हम रिड्यूस कर सकते हैं स्टोरेज के कॉस्ट को इसमें। देन डिजास्टर रिकवरी, अगर हमें क्विक डेटा चाहिए तो हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। हम बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए इसको इंश्योर कर सकते हैं। तो बस डिजास्टर रिकवरी आप यहाँ पर अच्छे से याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये बैकअप स्ट्रेटेजीज भी हमने बता दी। और एट लास्ट इंश्योरिंग सीमलेस मल्टी लोकेशन एक्सेस, जो क्वेश्चन में बोला था, वो कैसे हम इंश्योर करेंगे कि हम अलग अलग लोकेशन से एक्सेस कर पाएंगे उसको। तो उसके लिए हम लोग एक सेंट्रलाइज्ड क्लाउड स्टोरेज का यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपका क्लाउड स्टोरेज हो गया, क्लाउड तो हर जगह अवेलेबल है। देन लोड बैलेंसर्स फॉर हाई अवेलेबिलिटी, इनको यूज करेंगे। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, सिक्योर एपीआईज फॉर ग्लोबल एक्सेस। तो कहीं भी क्लाउड अगर है तो आप उसको कहीं भी एक्सेस कर पाओगे। तो मल्टी लोकेशन एक्सेस करने का मेन रीजन है कि हम डेटा को क्लाउड पे स्टोर कर रहे हैं। बस सारे आंसर जो क्वेश्चन में बोले थे हमने बता दिए। एट लास्ट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख के आप उसको कंक्लूड कर सकते हो। स्टिल मैंने एडवांटेजेस लिख दिए, अदरवाइज इज नॉट एक्सपेक्टेड। अगर आपने यहाँ तक भी लिखा है ना तो योर आंसर इज कंप्लीट, फाइन। सो आई होप आपको समझ में आ गया एग्जैक्टली फ्लीट मैनेजमेंट होता क्या है एंड आपको क्वेश्चन को कैसे एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करना है। ठीक है,
तो ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चंस आपको आए थे एंड क्या था, आपको एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो प्लीज मार्क्स देखकर आप आंसर करो। ऐसा नहीं है कि 5 मार्क्स के लिए भी आप उतना ही लिख रहे हो, 10 मार्क्स के लिए भी आप उतना ही लिख रहे हो, आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा ज्यादा मार्क्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कवर होता है। एंड नाउ और वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि डिमॉन्स्ट्रेट Amazon क्लाउड प्लेटफॉर्म यूजेज फॉर IoT एप्लीकेशंस। अब AWS के बारे में यहाँ पर आपको जो है ना नॉलेज देनी है। तो देखो, सबसे पहली बात, क्लाउड प्लेटफॉर्म ही है ना। तो अगर आपको स्पेसिफिक Amazon क्लाउड प्लेटफॉर्म की नॉलेज नहीं है, तो आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म की नॉलेज लेकर IoT एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन करना है। एंड एक पॉइंट पर जाके जब आप इस पूरी PDF को पढ़ लोगे ना, तो आपको याद रह जाएगा कि एग्जैक्टली सबका फ्लो तो सेम ही है, बस हमें थोड़ा सा अपडेट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना। तो आप एक बार इस पूरी PDF को पढ़ लोगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई डायग्राम में आप जो है ना बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहोगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है ये। तो Amazon वेब सर्विसेज के अंदर AWS provides a complete cloud platform to connect, manage, process and analyze IoT device data securely and at large scale। मतलब कि जो ये AWS है, Amazon वेब सर्विसेज, है ना। तो इसको हम लोग जो है क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये हमें क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो कि एक कंप्लीट क्लाउड प्लेटफॉर्म होता है IoT एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। अब ये जो AWS है, इससे हमें क्या मतलब हेल्प मिलती है, तो बेसिकली IoT डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं, डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं सेंसर डेटा को, और IoT डेटा एनालाइज कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना है। चाहो तो आप इनको एकदम एलाबरेट भी कर सकते हो अपना आंसर बड़ा करने के लिए, ठीक है। सो ऑल दिस इज डन इन अ सिक्योर एंड स्केलेबल मैनर, अगेन इज रिटर्न हियर। चलो, अब AWS IoT सर्विसेज से हमें क्या सपोर्ट मिलती है, तो रियल टाइम डेटा इंजेक्शन पॉसिबल है, डिवाइस मैनेजमेंट और क्लाउड एनालिटिक्स यहाँ पर पॉसिबल है। तो कौन से कीवर्ड्स मैं आपको यहाँ पर बताऊं जो आप याद रखोगे, तो रियल टाइम डेटा इंजेक्शन आपको याद रखना है, फिर स्केलेबल और सिक्योर आप इसको याद रख सकते हो, ताकि AWS की जो मेन चीज है वो आप यहाँ पर बता सको। अब AWS का आर्किटेक्चर आपको बताना होगा। तो AWS IoT क्लाउड आर्किटेक्चर में क्या है, देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात, जो डिवाइसेस हैं, जो IoT डिवाइसेस हैं, यहाँ पर जो सेंसर्स और एक्चुएटर्स हैं, वो डेटा प्रोड्यूस करेंगे, जनरेट करेंगे और उसको सेंड करेंगे थ्रू MQTT या HTTP, ठीक है। उसके बाद जो AWS IoT कोर है, ये सिक्योरली उस डेटा को रिसीव करेगा। उसके बाद जो ये रूल्स इंजन है, वो डिसाइड करेगा अब इस डेटा का हमें करना क्या है ना। उसके बाद लैम्डा लॉजिक से जो आपका डेटा है वो प्रोसेस होगा, और फिर जाके वो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा, एंड एट लास्ट डैशबोर्ड के अंदर आपको रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। कितना सिंपल सा है। अगेन आई रिपीट दिस फ्लो। यहाँ पर आपका जो डेटा है वो IoT डिवाइसेस से सेंड हो रहा है, AWS IoT कोर जो है वो सिक्योरली रिसीव कर रहा है डेटा को, रूल्स इंजन क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है अब इस डेटा का हमें करना क्या है, और लैम्डा लॉजिक उस पर्टिकुलर डेटा को प्रोसेस कर रहा है, डेटाबेस में डेटा स्टोर हो रहा है यहाँ पे, और डैशबोर्ड में आपका डेटा रिजल्ट्स शो कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। अब इसमें कुछ वर्ड्स आपको नहीं समझे होंगे कि IoT कोर क्या है, रूल्स इंजन क्या है, लैम्डा लॉजिक क्या है। तो ये जो है आपके AWS की सर्विसेज हैं। क्या है ये? की सर्विसेज हैं AWS की, जो हम IoT में यूज करते हैं। तो सबसे पहली है आपकी AWS IoT कोर। तो यहाँ पर क्या होता है, ये मेन सर्विस है आपकी, ये कनेक्ट करती है IoT डिवाइसेस को क्लाउड के साथ, है ना। इसमें आपका MQTT सपोर्ट है, HTTP, वेब सॉकेट, सबका सपोर्ट है। प्रोवाइड करता है सिक्योर डिवाइस ऑथेंटिकेशन। तो ये जो AWS IoT कोर है ना, इसके अंदर ये मतलब इसको आप एज एन एंट्री पॉइंट समझ सकते हो आपके IoT डेटा का। फिर आपके पास डिवाइस मैनेजमेंट है, तो इसमें आप रजिस्टर करते हो डिवाइसेस को, मॉनिटर करते हो उनका स्टेटस, अपडेट करते हो डिवाइसेस को रिमोटली। फिर आप सपोर्ट फर्मवेयर अपडेट्स, मतलब अपडेट्स भी आपके यहाँ पर जो है वो पॉसिबल है। फिर रूल्स इंजन क्या करता है, ये फिल्टर करता है और फिल्टर एंड रूट्स द डिवाइस डेटा, ठीक है। तो बेसिकली रूट्स करना यानी कि डेटा को सर्विसेज, जैसे कि आपका डेटाबेसेस हो गया, है ना, डेटाबेसेस में शेयर करना, लैम्डा फंक्शंस में शेयर करना, प्रोसेसिंग सर्विसेज में एनालिटिक्स टूल्स आ जाते हैं। तो ये जो रूल्स इंजन है, ऐसे समझो कि जैसे ट्रैफिक पुलिस काम करता है ना डेटा के साथ, वैसा ही कि आप यहाँ जाओ, आप यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। तो रूल्स इंजन का काम ये है कि एग्जैक्टली अब करना क्या है इस डेटा के साथ, ठीक है। फिर आपके पास आता है AWS लैम्डा। तो AWS लैम्डा के अंदर हम सर्वरलेस कोड एग्जीक्यूट करते हैं, ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली आईओटी डेटा को प्रोसेस करते हैं, इसको यूज करते हैं ताकि हम डेटा को वैलिडेट कर पाए, कुछ जैसे अलर्ट्स होते हैं वो जनरेट कर पाए, बिजनेस रिलेटेड यहाँ पर एडब्ल्यूएस लैम्डा को यूज किया जाता है। एट लास्ट क्लाउड स्टोरेज है, तो दो टाइप की क्लाउड स्टोरेज आपको याद रखनी है। वैसे तो एडब्ल्यूएस काफी डिफरेंट स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सबसे पहला है आपका डायनामो डीबी, जिसमें आपका स्ट्रक्चर्ड सेंसर डेटा स्टोर होता है, और S3 जिसमें लॉग्स, इमेजेस और रिपोर्ट स्टोर हो रही होती हैं। नाउ डेटा फ्लो इन AWS IoT सिस्टम की अगर बात करें तो देखो वो ही पूरा सेम टू सेम डायग्राम है, बस अब आपको फ्लो एक्सप्लेन करना है। तो फ्लो एक्सप्लेन करने के लिए आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? सबसे पहले सेंसर डेटा है ना, सेंसर डेटा से फिर आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, डेटा के बाद प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पर आपका फिर डेटा स्टोर होगा, स्टोर के बाद आपका डेटा विजुअलाइज होगा। तो क्या है आपका सिंपल लॉजिक? डेटा से प्रोसेस, प्रोसेस से स्टोरेज, स्टोर से विजुअलाइज। ठीक है, तो यह वर्किंग आप एग्जैक्ट फ्लो दिखा सकते हो। रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग की बात करें तो AWS रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है। एंड कैसे प्रोवाइड करता है? यूजिंग AWS लैम्डा, जो हमने देखा। इसमें लाइव सेंसर डेटा आपका जो है वो इंस्टेंटली प्रोसेस होता है, एंड प्रोसेस होने के बाद इंस्टेंट अलर्ट्स भी जाते हैं। ये दो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट आपके मतलब ऐसा समझ लो वर्किंग है लैम्डा प्रोसेसिंग के लिए, है ना। तो प्लीज रियल टाइम मॉनिटरिंग के अंदर आप लैम्डा फंक्शन को याद रख लेना। अब सिक्योरिटी फीचर्स अगर आपको डालने हैं तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि काफी मतलब AWS स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसके पास X.509 सर्टिफिकेट्स फॉर होते हैं फॉर डिवाइस ऑथेंटिकेशन, एनक्रिप्टेड डेटा ट्रांसफर होता है, IAM बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होता है, डिवाइस लेवल सिक्योरिटी पॉलिसीज भी होती हैं। तो डिवाइस लेवल सारी सिक्योरिटी आपका AWS प्रोवाइड करता है। फिर आपके एप्लीकेशंस में तो वही है सारे, स्मार्ट होम, एग्रीकल्चर, फ्लीट, इंडस्ट्रियल, हेल्थ मॉनिटरिंग। इसके एडवांटेजेस आप लिख सकते हो, काफी स्केलेबल है, सिक्योर डिवाइस कम्युनिकेशन, पे एज यू गो मॉडल है, एंड ग्लोबल अवेलेबिलिटी विथ इजी इंटीग्रेशन विथ एनालिटिक्स एंड AI। ठीक है, तो बस AWS रिलेटेड हमें जितना बताना था बस उतना एक्सप्लेन कर दिया, एंड आई होप आपको समझ में आ गया है। देन आपके पास क्वेश्चन आया है, अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग टू डिजाइन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम। तो अब आपको वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम पे क्वेश्चन आया। देखो कोई भी सिस्टम पे क्वेश्चन आ सकता है, बस यहाँ पर अब आपको कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है? क्लाउड कंप्यूटिंग वाला। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई क्लाउड कंप्यूटिंग इज नीडेड फॉर वेदर फोरकास्टिंग। तो जो क्लाउड बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम होता है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करता है टू कलेक्ट, स्टोर, प्रोसेस एंड एनालाइज लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ वेदर डेटा। याद रखो क्लाउड हम इसलिए यूज कर रहे हैं या क्लाउड कंप्यूटिंग का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वेदर रिलेटेड लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा है। हमारे पास छोटा मोटा डेटा नहीं है, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा है, जिसमें सेंसर से डेटा आ रहा है, सैटेलाइट से डेटा आ रहा है, वेदर स्टेशन से डेटा आ रहा है। तो इन सारे डेटा को जो है हम लोग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं क्लाउड में। ठीक है, अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या प्रोवाइड करता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हाई प्रोसेसिंग पावर प्रोवाइड करता है, रियल टाइम एक्सेस, देन रिलायबिलिटी। ये सारी चीजें हमें क्लाउड कंप्यूटिंग से मिलती हैं, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं, विच आर एसेंशियल फॉर एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शन। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। बहुत ज्यादा सिंपल सा इसका इंट्रो था, क्लाउड कंप्यूटिंग हम क्यों यूज करते हैं हमने अच्छे से समझा दिया। नाउ ओवरऑल क्या आर्किटेक्चर बनेगा? तो देखो हर इसमें आपको आर्किटेक्चर बनाना है, सिंपल वैसे ही आर्किटेक्चर बनेगा। अब देखो सबसे पहले आपका वेदर डेटा आएगा, है ना, तो अलग अलग सोर्सेस से, सेंसर से, सैटेलाइट से, वेदर स्टेशन से आपका डेटा आएगा। फिर आपका डेटा अपलोड होगा, तो अपलोड होने के लिए MQTT API या HTTP का हम लोग यूज करते हैं। फिर क्लाउड इंजेक्शन लेयर में जाएगा। ठीक है, क्लाउड इंजेक्शन लेयर में आपका क्लाउड है, डेटा अपलोड हो जाएगा क्लाउड में। फिर डेटा प्रोसेस होगा, डेटा प्रोसेसिंग लेयर में एनालिटिक्स है, ML फोरकास्ट मॉडल्स है। तो बेसिकली डेटा प्रोसेस होगा एंड फिर उसके बाद वो प्रोसेस्ड डेटा स्टोर होगा। फिर यहाँ पर आपका हिस्टोरिकल डेटा होगा, फोरकास्ट रिजल्ट्स वगैरह होंगे, तो स्टोर हो जाएगा बेसिकली आपका प्रोसेस डेटा। उसके बाद जो यूजर्स हैं वो उसको व्यू कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं ऑन एप्स एंड डैशबोर्ड्स। तो ऐसे आपका पूरा वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम चलेगा क्लाउड रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें वर्किंग के अंदर आप क्या एक्सप्लेन करोगे? सबसे पहले डेटा कलेक्शन में अब आपको कुछ नहीं, आपने जब ये एक बार बना दिया ना, बस अब आपका नेक्स्ट काम होता है हर एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन करना, है ना।
तो आपके डेटा कलेक्शन में कोई भी टाइप का आपका डेटा हो सकता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सारे आपके कलेक्ट होते हैं, सेंसर से हो जाए, सैटेलाइट से हो जाए, मेट्रोलॉजिक स्टेशन से हो जाए। फिर आपका जो डेटा है वो इंजेक्ट होता है इनटू क्लाउड। ठीक है, तो वो किसका हेल्प से आपका इंक्लूड होता है, इंजेक्ट होता है, आप इसमें बता सकते हो। फिर डेटा प्रोसेसिंग और फोरकास्टिंग आप बताओगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेस उसको प्रोसेस करते हैं, जो लार्ज डेटा सेट है उसको प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं ऑपरेशंस में, तो डेटा फिल्टर होता है या क्लीन होता है, पैटर्न डिटेक्ट किया जाता है, वेदर प्रेडिक्शन होता है मॉडल्स का यूज करके, कौन से एमएल मॉडल्स का। फिर क्लाउड एनेबल करता है पैरेलल प्रोसेसिंग, रिड्यूसिंग द कंप्यूटेशनल टाइम। ओके, फिर क्लाउड स्टोरेज में आपका सारा डेटा स्टोर होता है। यूजर एक्सेस में आपके वेबसाइट्स हैं, आपके मोबाइल एप्स हैं जिससे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। फीचर्स में वेदर मैप्स आपको दिखते हैं, अलर्ट्स मिल सकता है आपको, लोकेशन वाइज फोरकास्ट हो सकता है। ठीक है, बाकी क्लाउड सर्विस मॉडल्स के अंदर हम क्या यूज करते हैं, तो ये तीन टाइप के क्लाउड मॉडल्स होते हैं, IaaS, PaaS और SaaS। तो SaaS तो आपने सुना होगा, ये दोनों भी आपके होते हैं। बेसिकली ये आपके वर्चुअल सर्वर्स होते हैं कंप्यूटेशन के लिए। ये वाला आपका एनालिटिक्स और फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है, और ये वाला आपका वेदर डैशबोर्ड्स और एप्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया एग्जैक्टली क्या है। तो ये कंप्यूटेशन के लिए यूज हो रहा है, कंप्यूट करने के लिए, ये आपका एनालाइज करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, और ये जो है आपका विजुअलाइज करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया इसके बारे में। ओके, अब एडवांटेजेस आप लिख सकते हो कि भाई सबसे ज्यादा लार्ज डेटा सेट है इसलिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर रहे हैं, हाई प्रोसेसिंग पावर है, रियल टाइम फोरकास्टिंग है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी है, और रिलायबल डेटा बैकअप और रिकवरी है। ठीक है, बाकी एप्लीकेशंस में आप इसके एप्लीकेशंस भी दिखा सकते हो, एंड दैट्स इट। कितना सिंपल सा आपका ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये थे आपके 2025 के पीवाईक्यूज। बाकी 2024 से आगे एक्सेस करने के लिए आप नीचे गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। डोंट वरी, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको IoT मास्टर सोल्यूशंस ही मिलेंगे, एंड बहुत ज्यादा नॉमिनल सा कॉस्ट है, अराउंड 159 रुपीज। तो आप उसको जो है बाय कर सकते हो, एंड अपना IoT बहुत इजीली जो है ना पढ़ सकते हो। चलो, ये बात हो गई 2025 के पीवाईक्यूज की ऑफ यूनिट 5, है ना। अब हम देख लेते हैं यूनिट 6 के कौन से पीवाईक्यूज हैं। तो ये यूनिट 6 के आपके पीवाईक्यूज हैं, जो कि यूनिट या 2025 से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। काफी सिंपल है, सिक्योरिटी रिलेटेड आपका पूरा का पूरा यूनिट 6 है। ठीक है, तो आप बहुत इजीली इसको समझ लोगे। अगर एक भी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना, तो देखो सिक्योरिटी रिलेटेड पॉइंट्स काफी सिमिलर होते हैं, तो आप उसको काफी मतलब आंसर्स के अंदर, मतलब ऐसा समझ लो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। चलो, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको बोला गया है, या predict the possible security challenges in designing secure IoT applications। मतलब अब आपको IoT applications डिजाइन करने हैं, तो कौन से पॉसिबल सिक्योरिटी चैलेंजेस है जो आप फेस कर सकते हो, तो ये प्रेडिक्ट आपको करना है। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पर, डिजाइनिंग सिक्योर IoT एप्लीकेशंस, ये खुद में एक चैलेंज है, बिकॉज जो IoT सिस्टम्स हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस हो सकते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, हो सकते हैं हर एक डिवाइसेस के पास। जो सिस्टम है वो कनेक्ट हो सकता है टू ओपन नेटवर्क्स, जैसे कि इंटरनेट, और इंटरनेट पे चीज जाते ही आपकी पूरी, मतलब ऐसे समझ लो, लीक हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ दिस जो IoT एप्लीकेशंस है वो मल्टीपल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करते हैं एट द डिवाइस, नेटवर्क या फिर क्लाउड लेवल पे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डिवाइस लेवल सिक्योरिटी चैलेंजेस की। तो डिवाइस लेवल पे अगर हम बात करें, तो जो IoT डिवाइसेस है उनके पास लिमिटेड मेमोरी होती है, लिमिटेड CPU, लिमिटेड पावर होती है। तो इसके वजह से जो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अल्गोरिदम्स है वो इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना काफी डिफिकल्ट होता है ना। काफी सारे डिवाइसेस जो है वो लैक कर जाते हैं सिक्योर बूट को या फिर हार्डवेयर प्रोटेक्शन को। तो अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अल्गोरिदम्स एक लिमिटेड मेमोरी, लिमिटेड CPU, लिमिटेड पावर वाले डिवाइसेस पे लगाने जाएंगे, तो उस स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एल्गोरिदम से कोई ना कोई चीज लैक करी जाती है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो फिजिकल एक्सेस टू डिवाइसेस मेक टैम्परिंग इजी, है ना। तो जो छोटे डिवाइसेस हैं उनकी सिक्योरिटी काफी वीक होती है, आपको ये याद रखना है। कौन सा पॉइंट याद रखना है, स्मॉल डिवाइसेस इक्वल टू वीक सिक्योरिटी। ओके, अब ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन इश्यूज की अगर हम बात करें, तो
डिवाइस लेवल पे आईओटी डिवाइसेस के पास जैसे कम लिमिटेड मेमोरी होती है, सीपीयू और लिमिटेड पावर होता है, तो इसके वजह से हम क्या बोल सकते हैं, काफी डिफिकल्ट होता है इनको टू एंश्योर प्रॉपर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फॉर बिलियंस ऑफ आईओटी डिवाइसेस। छोटे 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 इतने सारे डिवाइसेस हैं कि उन हर एक डिवाइस की प्रॉपर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स ये हो सकती हैं, यूज ऑफ वीक और डिफॉल्ट पासवर्ड्स, है ना, पुअर एक्सेस कंट्रोल, इसके वजह से भी आपके जो है ना यहाँ पर सिक्योरिटी कॉस्ट कर सकती है। सो दिस कैन अलाउ अनऑथराइज्ड यूजर्स या फिर डिवाइसेस टू एक्सेस द सिस्टम। क्लियर। अब डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी की बात करें तो जो आईओटी डिवाइसेस हैं वो सेंसिटिव पर्सनल और एनवायरमेंटल डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो सिक्योरिटी रिस्क है इसमें क्या क्या हो सकता है, तो आपका जो डेटा इंटरसेप्शन है वो हो सकता है, ट्रांसमिशन के टाइम आपका डेटा इंटरसेप्ट हो सकता है अगर उसको एनक्रिप्ट ना किया जाए तो। लैक ऑफ एनक्रिप्शन है भाई, वो इतू आता है, उसमें इंक्रिप्शन कहाँ से हम लगाएंगे। ठीक है, रिस्क होता है डेटा लीकेज का और मिसयूज का बाय द अटैकर्स। ठीक है, फोर्थ अगर हम बात करें सिक्योर कम्युनिकेशन चैलेंजेस की, तो बेसिकली जो आईओटी सिस्टम्स हैं मोस्टली ये वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, तो इसके वजह से ये काफी वल्नरेबल होते हैं टू अटैक्स, काफी इजीली इन पे अटैक्स हो जाते हैं, जैसे कि ईव्स ड्रॉपिंग हो गया, मैन इन द मिडल अटैक्स हो गए, ये सारे अटैक्स हमने सीएनएस में पढ़े हुए हैं, है ना। तो ये लाइट वेट आईओटी प्रोटोकॉल्स जो है ये स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन लैक करते हैं क्योंकि ये डिवाइस के इनके पास लिमिटेशंस काफी सारे हैं। ओके, अब सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर अपडेट इश्यूज के बारे में बात करें तो काफी सारे आईओटी डिवाइसेस होते हैं वो सिक्योर मतलब ओटीए यानी ओवर द एयर अपडेट्स को सपोर्ट नहीं करते, है ना। दे रिमेन अनपैच्ड डिवाइसेस, मतलब अनपैच्ड रह जाते हैं काफी लॉन्ग पीरियड तक। सो दिस अलाउज नोन वल्नरेबिलिटीज टू रिमेन एक्टिव, जैसे कि जो हमें पता है, जो अपडेट्स हमें पता है वो ही रहते हैं, अभी चाहे कुछ और अपडेट हो गया हो तो वो अपडेट नहीं होगा ओवर द एयर, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब अपडेट इश्यूज काफी सारे होते हैं, तो अगर कोई अपडेट नहीं है तो लॉन्ग टर्म रिस्क हमारा जो है ना हो सकता है। अब स्केलेबिलिटी एंड डिवाइस मैनेजमेंट की बात करें तो जो आईओटी सिस्टम्स हैं इनके अंदर मिलियंस ऑफ डिवाइसेस हो सकते हैं, है ना। तो सिक्योरिटी चैलेंजेस के अंदर ये इंक्लूड होता है कि डिफिकल्ट है टू मॉनिटर अपडेट एंड रिवोक कंप्रोमाइज्ड डिवाइसेस, है ना। फिर आपके पास सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल कैन बिकम अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, अगर एक से सेंट्रलाइज्ड पॉइंट ही आपका फेल हो जाए तो ऑब्वियसली आपके पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। देन लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है, तो ये जो है ना देर इज नो यूनिवर्सल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड फॉर आईओटी, इसीलिए आपको प्रॉब्लम आती है। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि कहीं पर भी आईओटी के लिए स्पेशल कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसीलिए सिक्योरिटी गैप्स भी आपके बहुत सारे हैं। मेलवेयर एंड बॉटनेट अटैक्स की बात करें तो जो आईओटी डिवाइसेस हैं वो इन्फेक्ट हो सकते हैं बाय मेलवेयर एज वेल, है ना। कॉम्प्रोमाइज डिवाइसेस जो है दे मे बिकम पार्ट ऑफ बॉटनेट्स या फिर डॉस अटैक्स, तो जो लिमिटेड मॉनिटरिंग है इसके वजह से ये जो अटैक्स हैं हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, इट इज वेरी हार्ड टू डिटेक्ट। फाइन, सो आई होप यू अंडरस्टूड मेलवेयर एंड बॉटनेट अटैक्स। अब देखो जितने पॉइंट्स आपको याद रहे आप लिख सकते हो, जितने पॉइंट्स आप मतलब ऐसे समझ लो कि बस आपको ये समझना है क्या क्या चैलेंजेस है ना। मैंने आपको ये स्टोरी सुना दी, आपको जो याद रहे आप पेपर में लिख सकते हो। क्लाउड एंड बैकएंड सिक्योरिटी अटैक्स हो सकते हैं, अब क्लाउड है तो भाई उसमें डेटा स्टोर और प्रोसेस होगा, उसमें भी आपकी सिक्योरिटी जो है हो सकती है, अगर वीक सिक्योरिटी है क्लाउड में तो वो भी प्रॉब्लम आपकी क्रिएट कर सकती है। एपीआई वल्नरेबिलिटीज हैं, लार्ज स्केल अगर आपका डेटा ब्रीच हो जाए तो क्लाउड ही कॉम्प्रोमाइज हो गया तो ये सारी चीजें पॉसिबल है ना। फिर फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं आपके पास, तो आईओटी डिवाइसेस जो हैं ये काफी ज्यादा टाइम ओपन और रिमोट लोकेशंस पे डिप्लॉय किए जाते हैं, इसके वजह से जो अटैकर्स हैं वो बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं आपकी एनक्रिप्टेड कीज को, क्रिप्टोग्राफिक कीज को, एंड उसका जो हार्डवेयर है वो मॉडिफाई कर देते हैं डायरेक्टली। सो इसके वजह से आपकी डिवाइस क्लोनिंग हो जाती है, इम्पर्सोनेशन हो जाता है डिवाइसेस का, तो अगर फिजिकल एक्सेस है तो काफी सारा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। सो दीज आर ऑल ऑफ द सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये छोटा सा डायग्राम नॉट एट ऑल कंपलसरी बट आप दिखा सकते हो, जैसे ही आईओटी डिवाइसेस से डेटा इंटरनेट में जाता है तो इनसिक्योर कम्युनिकेशन में काफी सारे आपको चैलेंजेस हैं। फिर यहाँ से जैसे क्लाउड में जाता है तो डेटा अटैक्स की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है ना।
तो ये सारे के सारे आपके क्या थे, सिक्योरिटी चैलेंजेस थे। अब आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप ज्यादा से ज्यादा 8 पॉइंट्स तो लिखने का ट्राई करो। वैसे मैंने 10 पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे दिए हैं। और यहाँ पर भी क्वेश्चन देखो, काफी मिलता जुलता क्वेश्चन था, इलस्ट्रेट चैलेंजेस इन सिक्योरिंग द आईओटी एप्लीकेशंस, है ना। तो यहाँ पर सिक्योर करना है हमें आईओटी एप्लीकेशन को। तो अभी तक हमने चैलेंजेस देखे, अब हमें सिक्योर कैसे करना है ये बताना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली आईओटी सिस्टम्स जो है वो मिलियंस ऑफ स्मॉल डिवाइसेस से कनेक्ट रहते हैं ओवर द इंटरनेट, एंड मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस जो है उनके पास लिमिटेड पावर होता है, लिमिटेड मेमोरी होती है। तो इसके वजह से यहाँ पर हमें आईओटी एप्लीकेशंस को सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है रिसोर्स कंस्ट्रेंट, मतलब जो आईओटी डिवाइसेस है ये काफी ज्यादा छोटे हैं, जैसे सेंसर्स हो गए, छोटे स्मार्ट नोड्स हो गए। So they have limited processing power, right? They have limited memory, they have limited battery. So इसके वजह से जो heavy security algorithms है वो implement नहीं हो सकती हैं। तो क्या ये वही exact point है जो हमने ऊपर देखा? बस वही आपको यहाँ पर लिखना है। आप चाहो तो इसको read कर सकते हो, देखो वही सारे points हैं, आप देख लो सारे के सारे वही पॉइंट्स है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चंस में आपको सेम ही पॉइंट्स लिखने थे। तो देखो ये काफी इजी क्वेश्चन आपको आ गया था, दोनों भी क्वेश्चंस बस घुमा के आपको सेम ही पूछ लिए थे। तो यहाँ पर भी चैलेंजेस आपको पूछे हैं और यहाँ पर भी आपको सिक्योरिटी चैलेंजेस ही पूछे हैं। तो दोनों का क्वेश्चन का आंसर आपका सेम ही रहेगा गाइज, एंड आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो। फिर आपको 8A के अंदर क्वेश्चन आया था, एग्जामिन हाउ थ्रेट मॉडल इज यूजफुल इन सिक्योरिंग आईओटी एप्लीकेशंस। मतलब कैसे हम थ्रेट मॉडल को यूज कर सकते हैं टू सिक्योर आईओटी एप्लीकेशंस, है ना। तो इससे पहले हमें ये समझना है कि भाई एग्जैक्टली थ्रेट मॉडल होता क्या है। तो जो थ्रेट मॉडल है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है या मेथड होता है जिससे हम समझते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या प्रोटेक्ट करना है। वी आइडेंटिफाई दैट थिंग, कौन कौन उसको अटैक कर सकता है ये एनालाइज कर सकते हैं हम, कैसे आपका जो है ना अटैक होगा एंड हाउ वी कैन स्टॉप इट। ये सारी चीजें हम यहाँ पर थ्रेट मॉडल के अंदर समझते हैं, ठीक है। तो थ्रेट मॉडलिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जिससे हम आइडेंटिफाई, एनालाइज और मिटिगेट कर सकते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स को बिफोर डिप्लॉयमेंट। क्लियर है भाई। तो ये था आपका थ्रेट मॉडल का सिंपल इंट्रो। तो यहाँ पर देख लो, What is a threat model? A threat model is a systematic process जिससे हम assets identify कर सकते हैं, threats और attackers को identify कर सकते हैं, vulnerabilities को find out कर सकते हैं, उसके बाद हम decide कर सकते हैं security controls को। काफी easy सा इसका था, ठीक है। तो इसमें हम क्या आंसर कर सकते हैं, बेसिकली थ्रेट मॉडल आंसर करता है कि क्या हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या कौन अटैक कर सकता है, कौन सा अटैक हो सकता है, कौन से सिक्योरिटी मेजर्स हमें लेने हैं, ये सारी चीजें। अब why threat model is important for IoT? तो ऑब्वियस सी बात है, IoT systems are complex due to large number of devices, wireless communication, limited device resource, cloud और API, इसके वजह से काफी अटैक्स पॉसिबल है। तो इसीलिए हमें IoT एप्लीकेशंस को सिक्योर करना पड़ता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थ्रेट मॉडल का यूज करते हैं। अब थ्रेट मॉडलिंग, हाउ थ्रेट मॉडलिंग हेल्प्स इन सिक्योरिंग। तो सबसे पहले ये तो क्रिटिकल एसेट्स आइडेंटिफाई करेगा। तो जैसे कि आपके जो इंपॉर्टेंट है, जैसे सेंसर डेटा, यूजर क्रेडेंशियल्स, ये सारी चीजों को ये क्या करेगा, पहले तो आइडेंटिफाई करेगा। तो इसके वजह से आपके पास वो सारी नॉलेज होगी जो सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन के लिए आपको चाहिए होती है। उसके बाद इट आइडेंटिफाइज पॉसिबल थ्रेट्स, है ना, आपके पास क्या एसेट्स हैं, उसके बाद आपके क्या पॉसिबल थ्रेट्स हैं। अगर एक एसेट पता आपको चल गया है तो हम उसके पॉसिबल थ्रेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो डिवाइस टैम्परिंग, डिवाइस डेटा ईव्सड्रॉपिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस, तो जो भी अटैक्स पॉसिबल है, जो भी रिस्क हैं, वो सारे आपके यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाते हैं। उसके बाद ये अटैक सरफेस को एनालाइज करता है, ठीक है। अटैक तो होगा, ये अटैक होगा, ये हमने प्रेडिक्ट कर लिया, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ अटैक होगा, कौन से डिवाइस की कहाँ, कौन सी सरफेस पे अटैक होगा। तो हो सकता है कोई आईओटी डिवाइस हम लोग प्रेडिक्ट कर दें, नेटवर्क इंटरफेस पे, एपीआई पे, क्लाउड सर्वर्स पे, तो कहीं पर भी ये अटैक हो सकता है ना। इट हेल्प्स इन सिलेक्टिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तो हम जो है ना सिक्योरिटी कंट्रोल्स सिलेक्ट कर सकते हैं कि अब अगर ये अटैक हो जाए तो हम कौन से सिक्योरिटी मेजर्स लेंगे, एनक्रिप्ट कर दें डेटा, ऑथेंटिकेशन कर दें हर एक डिवाइस का, सिक्योर बूट और फर्मवेयर वैलिडेशन, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज। तो हम जो है सिक्योरिटी प्रोसेस या कंट्रोल्स को जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योर कम्युनिकेशन डिजाइन इंप्रूव होता है। जब हम सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर देते हैं तो हमारी जो सिक्योर कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन डिजाइन है वो इम्प्रूव हो जाता है। फिर सपोर्ट रिस्क बेस्ड सिक्योरिटी, तो ऑब्वियसली सारे थ्रेड्स जो है वो इक्वली डेंजरस नहीं होते हैं, तो हम रैंक कर सकते हैं कि कौन सा जो रिस्क है वो ज्यादा हाई रिस्क है, कौन सा लो रिस्क है, तो वो भी हम यहाँ पर इसके थ्रू जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड इसके वजह से हमारा जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होता है और सिक्योरिटी फेलियर भी रिड्यूस होते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। तो ये था पूरा थ्रेट मॉडल, ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हो। आइडेंटिफाई एसिड्स, आइडेंटिफाई थ्रेट्स, फाइंड वल्नरेबिलिटीज, रिस्क एनालिसिस एंड इम्पैक्ट, एंड अप्लाई सिक्योरिटी कंट्रोल्स। ठीक है, तो ये था थ्रेट मॉडलिंग फ्लो इन आईओटी। आप दिखा सकते हो कि एसेट्स में आपका जस्ट फॉर एन एग्जांपल आप इसको दिखा सकते हो। आई होप यू गॉट इट। फिर लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का ये है कि डिजाइन अ सिक्योरिटी मॉडल फॉर एन आईओटी ecosystem encompassing all the necessary components, protocols and mechanisms to ensure end-to-end security। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जब भी हम IoT की बात करते हैं हमेशा याद रखो IoT कोई एक डिवाइस नहीं है, वो कंप्लीट इकोसिस्टम है। सो सिक्योरिटी है उसको हर एक डिवाइस को, क्लाउड मतलब उस डेटा से लेके क्लाउड से लेके यूजर तक हर एक चीज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो इसी को बोला जाता है एंड टू एंड सिक्योरिटी, है ना। तो अब IoT सिक्योरिटी मॉडल क्या है इसको समझो। तो जो सिक्योरिटी मॉडल है IoT का, ये हमें ये बताता है कि कैसे सिक्योरिटी आप हर एक लेवल पे अप्लाई करोगे, कि डिवाइस पे कौन सी सिक्योरिटी है, नेटवर्क पे कौन सी सिक्योरिटी है, गेटवे पे, क्लाउड पे, एप्लीकेशन पे, हर एक लेवल पे कौन सी सिक्योरिटी अप्लाई करनी है, ये हमें IoT सिक्योरिटी मॉडल बता रहा होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। अब ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम देखें, सबसे पहली बात इट एंश्योर सिक्योर डिवाइस आइडेंटिटी, है ना। तो हर एक IoT डिवाइस जो है वो प्रूव करता है कि वो कौन है, पहली बात तो, इसीलिए फेक डिवाइसेस जो है वो आपके अलाउ ही नहीं होते। फिर आपका जो डेटा है वो प्रोटेक्ट होता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल, तो जो डेटा है वो आपका प्रोटेक्ट होता है जब आप उसको मूव कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो या स्टोर करने लेके जा रहे हो। ठीक है, फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रिवेंट होता है, अनेबल सिक्योर अपडेट्स एंड मैनेजमेंट, क्लियर। उसके बाद आपकी एंड टू एंड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होती है। सो यहाँ पर आपको याद रखना है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, अवेलेबिलिटी, जो हमने पढ़ा था, राइट, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट करनी है। अब ये डायग्राम देख लो, इस डायग्राम के अंदर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन है, फिर प्लेटफॉर्म है, फिर IoT गेटवे है, फिर IoT डिवाइसेस है। तो हम इसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के लिए आप HTTPS TLS का यूज करोगे, क्लाउड प्लेटफॉर्म से गेटवे तक आप TLS या IPsec का यूज करोगे, फिर गेटवे से डिवाइसेस तक आप सिक्योर MQTT या DTLS का यूज करोगे। तो ये सारे क्या है, ये आपके लेवल वाइज मेजर्स हैं जो आप लेते हो, एंड इसी को IoT सिक्योरिटी मॉडल भी बोला जाता है। अब हर एक कंपोनेंट को आप एक्सप्लेन करोगे। सबसे पहला आपका क्या था, डिवाइस लेवल, तो डिवाइस लेवल सिक्योरिटी पे आप क्या कर सकते हो, तो आप सेंसर लेवल, एक्चुएटर लेवल पे आप सिक्योरिटी कर सकते हो। क्या मैकेनिज्म है, सिक्योर बूट, यूनिक डिवाइस आइडेंटिटी, हार्डवेयर रूट ऑफ ट्रस्ट, टैम्पर रेजिस्टेंस, कौन से प्रोटोकॉल्स का यूज कर सकते हो, डिवाइस सर्टिफिकेट्स ले सकते हो हर एक मतलब फेक डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड या उसके बाद सिक्योर की स्टोरेज, लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी। फिर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन लेयर सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें हम लोग डेटा एनक्रिप्ट कर सकते हैं ना नेटवर्क के अंदर, तो एनक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। TLS, DTLS, HTTPS, MQTT का, IPsec का यूज होता है, ये तो आपको याद ही हो गए होंगे। ऑथेंटिकेशन हम कर सकते हैं, सिक्योर सेशन मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। गेटवे की सिक्योरिटी की बात करें जो कि डिवाइस और क्लाउड के बीच में ब्रिज का एक्ट करता है, तो इसमें हम जो है कौन से मैकेनिज्म्स अप्लाई कर सकते हैं, प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल, फायरवॉल एंड IDS, बाकी ये सारे प्रोटोकॉल्स का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लाउड प्लेटफॉर्म लेयर सिक्योरिटी के अंदर हम कौन से मैकेनिज्म्स का यूज कर सकते हैं, सिक्योर APIs का, लॉगिंग, मॉनिटरिंग, एनक्रिप्टेड डेटा स्टोरेज, आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट, फिर ये प्रोटोकॉल्स हैं। अब देखो बिल्कुल जरूरी नहीं है हर एक पॉइंट, हर एक मैकेनिज्म, हर एक प्रोटोकॉल आपको याद रहे, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा आप याद रख सकते हो। एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो यूजर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये सारी चीजें HTTPS का यहाँ पर यूज होता है। तो एक ये छोटा सा टेबल है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड या इसी को आपको याद रख लेना है, मैकेनिज्म ये आपको याद करना है, एंड कौन से सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे ये मैकेनिज्म यूज होंगे उनको याद रख लेना है। ठीक है, बाकी ये सिक्योर डेटा फ्लो है कि डिवाइस जो है मतलब एग्जैक्टली एंड टू एंड हम कैसे डिवाइसेस को सिक्योर कर सकते हैं, वो पूरा यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। एडवांटेजेस में यही है भाई, अगर हम एंड टू एंड प्रोटेक्शन करें
करेंगे तो काफी यूजफुल होगा हमारे मतलब डिवाइस के लिए भी एंड पूरे नेटवर्क के लिए भी। तो ये सारी एडवांटेजेस में आप मेंशन कर सकते हो। सो एग्जैक्टली 2025 के हमने सारे पीवाईक्यूज यहाँ पर कवर कर लिए यूनिट 5 एंड 6 के भी अगेन इन दिस वीडियो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यूनिट 3 एंड 4 की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है एंड आई होप आपने वो देख ली होगी। प्लीज एटलीस्ट 2025 के पीवाईक्यूज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो उनके ऊपर फोकस करना, दोनों वीडियोस को अच्छे से ध्यान से सुनना एंड या डेफिनेटली आपको दोनों भी आपने वीडियो देखनी है। तो 2025 की अब आपको पीवाईक्यूज देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोनों भी आपके प्रिपेयर यहाँ पर हो चुके हैं, चारों यूनिट्स आई मीन प्रिपेयर हो चुके हैं। अब बस आपका ये काम है 2024, 2023 एंड 2022 के जाके पीवाईक्यूज देख लेना। इस पीडीएफ के अंदर सारे के सारे पीवाईक्यूज आपके मेंशन्ड हैं टिल 2022, ठीक है। तो बहुत इजीली आप जो है काफी सारी पीवाईक्यूज के जो है ना गो थ्रू कर सकते हो एंड सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि 4 ईयर के पीवाईक्यूज अगर हमने पढ़ लिए तो इनडायरेक्टली हमने पूरा सिलेबस ही पढ़ लिया, ये आप मान सकते हो। तो प्लीज ये पीडीएफ्स ले लेना। ये सब आपको एक सेपरेट मास्टर सॉल्यूशंस के लिए मतलब मैंने आईओटी के लिए ही प्राइवेट टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है, तो आप जाके जस्ट फिल कर सकते हो गूगल फॉर्म विच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन एंड आपको ऑन द स्पॉट ज्वाइन कर लिया जाएगा। एंड अगेन 2 दिन है तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दिस वाज द लास्ट वीडियो ऑफ आवर सेमेस्टर 5। सो आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना एंड आईओटी में कुछ हेल्प मैं कर पाई तो आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।